नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आधुनिक भारत में असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में होती है। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह जैसे अपने प्रारंभिक आंदोलनों से महात्मा गांधी जी भारतीय जनमानस पर एक अमिट छाप छोड़ चुके थे और उन्हीं के नेतृत्व में इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। इस वीडियो में हम असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, उन सब कारणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शोचनीय आर्थिक स्थिति कि असहयोग आंदोलन के लिए भारत की उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और इस युद्ध काल में अत्यधिक धन खर्च करने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। वो कर्ज के बोझ से दब गई थी और मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही थी। धीरे धीरे जन सामान्य में जो दैनिक वस्तुएं थी उनकी कीमतों में लगातार वृद्धि होती जा रही थी और महंगाई के कारण जनसाधारण के लिए जीवन निर्वाह करना बहुत ही कठिन हो गया था। कई स्थानों पर इस महंगाई के कारण मजदूरों के द्वारा हड़तालें भी की गई, बहुत अधिक दंगे भी हुए और इस प्रकार से इन आर्थिक कठिनाइयों की वजह से भारतीयों में बहुत अधिक असंतोष व्याप्त था। वो प्रथम विश्व युद्ध के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, उससे भारतवासियों में ब्रिटिश सरकार के प्रति एक बहुत अधिक गहरा असंतोष व्याप्त था। इसके अलावा अकाल तथा महामारी, यह समय अकाल और महामारियों का समय था। इसी समय 1970 में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ा और इसी समय प्लेग जैसी महामारियां फैली और प्लेग जैसी महामारी, जिस महामारी के अंतर्गत बहुत अधिक नुकसान होता था, इसी समय प्लेग और इन्फ्लुएंजा ऐसी बीमारियों के फैलने से बहुत अधिक नुकसान भारतवासियों को हो रहा था। लाखों लोग अकाल, प्लेग, इन्फ्लुएंजा इनके कारण मौत के मुंह में चले गए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन महामारियों को रोकने के लिए या इन अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए किसी प्रकार के कोई विशेष या कोई बहुत अधिक प्रभावशाली ऐसे प्रयास नहीं किए गए जिससे इन भारत के लोगों को इन बीमारियों से और इन अकालों से निपटने में सहायता मिले। और इसी वजह से भारतीय जनमानस में धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता ही गया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध जन भावना जोर पकड़ती गई। मतलब प्रथम विश्व युद्ध के कारण हालत पहले ही खराब थे और अकाल और प्लेग जैसी महामारियों के कारण वो हालत और अधिक खराब हो गई। इसके अलावा मॉन्टफोर्ड सुधारों से असंतोष, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कुछ सुधार लागू किए थे और उन सुधारों को हम मॉन्टफोर्ड सुधार कहते हैं। 1917 में ये सुधार लागू किए गए थे, लेकिन इन सुधारों से भारतीयों को किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि इन सुधारों से जनता में असंतोष ही फैला। ये जो सुधार किए गए थे 1917 में, ये भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कर सके और इन सुधार योजनाओं में जो चीज़ें लागू की गई थी उनसे प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई और भारत सरकार पर गृह सरकार का नियंत्रण पहले की भांति ही बना रहा कि जिस प्रकार से गृह सरकार का पहले नियंत्रण था उसी प्रकार का नियंत्रण अभी भी बना रहा। और जो भारतीयों की निरंतर मांग उठ रही थी सुशासन की, उस सुशासन की मांग को भी इसमें कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया गया। और भारत में उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहे थे, उस कांग्रेस ने भी इन सुधारों को अपर्याप्त और बहुत ही निराशाजनक बताया था। श्रीमती एनी बेसेंट,
जो होम रूल आंदोलन जिनके नेतृत्व में चलाया गया था, उन्होंने भी इन सुधारों की आलोचना करते हुए कहा था कि ऐसे सुधारों का देना जहां इंग्लैंड के अनुदार दृष्टिकोण का सूचक था और वहीं इन्हें स्वीकार करना भारत के लिए अपमानजनक था। अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किए गए थे, उन सुधारों से भारतीयों को कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला था और इन सुधारों के प्रति भी भारतीय जनमानस का बहुत अधिक असंतोष था। वो इन सुधारों को स्वीकार करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। इसके अलावा रोलट एक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। 1919 में सर सिडनी रोलट के द्वारा एक कानून बनाया गया और उसे नाम दिया गया रोलट एक्ट। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए और कितने भी समय तक जेल में बंद रख सकती थी। मतलब उसे अनिश्चित काल तक बिना कोई मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार करके जेल में रख सकती थी। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई अपील नहीं कर सकता था, कोई इसमें दलील नहीं दी जा सकती थी, इसके लिए कोई वकील नहीं किया जा सकता था और इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसे काला कानून भी नाम दिया गया और इस कानून से भी भारतीयों में बहुत अधिक तीव्र आक्रोश फैला। गांधी जी ने खुद इस रोलट एक्ट की आलोचना करते हुए कहा था कि ये अन्यायपूर्ण है, स्वतंत्रता और न्याय और व्यक्ति के आधारभूत अधिकारों के लिए बहुत ही विनाशकारी है। मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी इस रोलट एक्ट का विरोध किया। हर जगह पर इस एक्ट का जगह जगह पर विरोध किया गया। स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में भी एक विशाल जुलूस निकाला गया। पूरे भारतवर्ष में अप्रैल 1919 में जगह जगह पर इसके विरोध में हड़तालें हुई और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने इनको दबाने का प्रयास नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बहुत अधिक इस कानून के द्वारा दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी जगह जगह पर इस रोलट एक्ट का विरोध चलता रहा और ये ऐसे कानून एक तरीके से धीरे धीरे भारतीयों को एक नए आंदोलन की शुरुआत करने के लिए तैयार कर रहे थे, उन्हें उकसा रहे थे। इसके अलावा जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर ज़िले में जलियांवाला बाग पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई जिसमें बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गए। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, ये दोनों के द्वारा रोलट एक्ट का विरोध किया जा रहा था पंजाब में, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन। अब इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन चल रहा था 13 अप्रैल 1919 को। बैसाखी का दिन था। उस दिन गांव से भी बहुत अधिक संख्या में लोग शहर में आए हुए थे और जब वहां पर बहुत अधिक भीड़ इकट्ठी थी उस गिरफ्तारी के विरोध में, तब वहां पर जनरल डायर के द्वारा बिना कोई सूचना दिए गोली चला दी गई और उस जनरल डायर की गोलाबारी में बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गए। अब इस घटना से भी भारतीयों का जो असंतोष, जो पहले से ही बहुत अधिक उत्तेजित था, वो अब और अधिक उग्र हो गया, क्योंकि जनरल डायर के द्वारा बिना किसी सूचना के वहाँ पर गोलाबारी कर दी गई। यद्यपि जुलूस या सभा बिल्कुल ही शांत थी, लेकिन जनरल डायर ने इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी उन्हें बिना कोई चेतावनी दिए उनके ऊपर निरंतर गोलाबारी करता रहा। इसके अलावा हंटर कमेटी की रिपोर्ट से निराशा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया उसके बाद उसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बनी, लेकिन हंटर कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी
उस रिपोर्ट में उन्होंने कहीं पर भी जनरल डायर को दोषी साबित नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक कि अपने रिपोर्ट में जनरल डायर को पूरी तरीके से यूँ कहें हम भारतीयों की नज़र में कि निर्दोष साबित कर दिया गया। उन्हें ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। ब्रिटिश संसद में भी जनरल डायर की बड़े ही सहजता से और बहुत बड़े स्तर पर उसकी प्रशंसा की गई। इसके अलावा उसके समर्थकों ने उसे एक तलवार और 20,000 पाउंड की थैली भेंट की। अब इन बातों से क्या पता चलता है कि हंटर कमेटी के द्वारा जनरल डायर को पूरी तरीके से निर्दोष साबित कर दिया। और इस हंटर कमेटी की रिपोर्ट से, जो बहुत ही पक्षपातपूर्ण थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को बहुत अधिक गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने इस अंग्रेज़ों की इन दमनकारी नीतियों के विरुद्ध एक आंदोलन करने का निश्चय किया। क्योंकि हंटर कमेटी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त की गई थी, उसने एक तरीके से पक्षपातपूर्ण अपना निर्णय दिया। उन्होंने सही तरीके से उसकी जांच नहीं की। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों में से कारण माना जाता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत शब्द बना है खलीफा से। खलीफा एक तरीके से इस्लाम धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु खलीफा, और ये खलीफा तुर्की में रहता था। प्रथम विश्व युद्ध में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस युद्ध में तुर्की या टर्की ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जर्मनी का साथ दिया था। और युद्ध के दौरान ब्रिटिश का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को ये आश्वासन दे दिया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अब भारतीय मुसलमानों के लिए ये बड़े संकट की बात थी कि यहाँ पर वो ब्रिटिश सरकार की सहायता कर रहे थे, लेकिन उधर ब्रिटिश सरकार के विरोध में टर्की या तुर्की था जो जर्मनी के साथ लड़ रहा था और इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था प्रथम विश्व युद्ध में। अब भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार ने इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्यायपूर्ण कार्य नहीं किया जाएगा या खलीफा के पद को बनाए रखा जाएगा। खलीफा का जो साम्राज्य है उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और इसी शर्त पर, इसी आश्वासन के आधार पर भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेज़ों को सहयोग प्रदान किया था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा अपने वचनों का पालन नहीं किया गया और उन्होंने तुर्की पर या टर्की पर सेब्रे की संधि लाद दी, अर्थात उसके साथ सेब्रे की संधि की। और उस सेब्रे की संधि के अनुसार खलीफा का पद समाप्त कर दिया और तुर्की साम्राज्य को विघटित कर दिया, छिन्न-भिन्न कर दिया। तुर्की साम्राज्य को अपने बहुत सारे अनेक ऐसे प्रदेशों से वंचित होना पड़ा और अंग्रेज़ों के इसी विश्वासघात ने भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक बहुत बड़े आंदोलन को प्रारंभ करने की प्रेरणा का काम किया। क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ब्रिटिश सरकार जो उन्हें आश्वासन दे चुकी है कि तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का अन्यायपूर्ण या खलीफा के पद को बनाए रखा जाएगा, उनके साम्राज्य को छिन्न-भिन्न नहीं किया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपने इन वचनों का पालन नहीं किया और इसी वजह से भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई। मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु भी कहा जाता है, दोनों भाइयों, इनके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के एक शिष्टमंडल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज से भी भेंट की और इन्हीं के नेतृत्व में भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन होता है और महात्मा गांधी जी द्वारा
खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया जाता है और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कर लिया जाता है। महात्मा गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने भी हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक करने का ये एक स्वर्णिम अवसर था। खिलाफत के प्रश्न को लेकर हिंदू और मुसलमान दोनों एक हो गए और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। इन